हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्स। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, स्पेसिफिकली एनडीए के लिए, XY ग्रुप के लिए। ठीक है, और फिलहाल जो सिलेबस आ रहा है अग्निवीर का, ठीक है, अभी आपको मालूम होगा इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, अग्निवीर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑब्वियसली अगर ये सब एग्जामिनेशन है तो हम इस एग्जामिनेशन को बिल्कुल भी नहीं पीछे छोड़ सकते हैं। ठीक है ना, तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये जो फोर्स आज हम पढ़ाने वाले हैं चैप्टर, दिस विल बी ऑफ क्वाइट बेनिफिशियल टू यू। ठीक, तो हम लोग जो आज स्टार्ट कर रहे हैं फोर्स चैप्टर के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज़ फोर्स। कि अगर फोर्स की हम लोग बात कर रहे हैं तो फोर्स क्या डिफाइन करता है, क्या चीज़ है, क्या करने वाला है। ठीक है, तो फोर्स क्या चीज़ होती है? देखिए, फोर्स होता है पुश और पुल किस चीज़ का, कि जो किसी भी हम एक बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल अगर हम कोई भी इम्पैक्ट करते हैं जिसकी वजह से किसी भी बॉडी का अगर पोजीशन चेंज हो जाए, देन दैट इम्पैक्ट्स इन दैट रिजल्ट्स इन फोर्स। ठीक है, होगा क्या, सपोजिटली से कि देखिए हमारे पास कोई एक प्लेन सरफेस है, इस प्लेन सरफेस के ऊपर ये कोई एक बॉडी रखी हुई है और अगर हम क्या करते हैं इस बॉडी के ऊपर एक्सटर्नली कोई फोर्स लगाते हैं, FEXT, F एक्सटर्नल। ठीक है, इसको लगाने से अगर इसकी पोजीशन A से चेंज होकर के हो जाती है B, देन दिस अमाउंट टू फोर्स। ठीक है, तो फोर्स क्या चीज़ है? वो फोर्स कोई भी अमाउंट है पुश और पुल का जिसकी वजह से किसी भी बॉडी की पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, अब फोर्स की हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास ऐसी बहुत सारी फोर्सेस होती होंगी या इनके क्या टाइप्स होते होंगे। तो स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें फोर्स की तो प्राइमरीली इसको अगर हम डिवीजन पे आ जाएं तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स आपकी दो तरीके की होगी। ठीक है, कौन कौन सी? सबसे पहली होगी आपकी कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरी आपकी होगी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स की जब हम लोग बात करते हैं तो कॉन्टैक्ट फोर्स बोलने का मतलब होता है कि ये पिक्चर में तभी आएगी या पार्टिकल के अंदर डिस्प्लेसमेंट आपको तभी दिखाई देगा जब आपकी दोनों फोर्स भी और बॉडी भी आपस में कॉन्टैक्ट में हो। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलने का मतलब होता है कि आपकी जो बॉडी है जिसके ऊपर ये फोर्स काम कर रही है वो फोर्स के इम्पैक्ट के अंदर तो है लेकिन दोनों बॉडीज़ के बीच में एज सच कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एग्जांपल ले रही हूँ कांटेक्ट फोर्स का जिसमें आपका आता है फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स की हम जब भी बात करते हैं तो हमेशा हम बात करते हैं, सपोज करो ये इंक्लाइन प्लेन है हमारे पास। ठीक है, थीटा एंगल पर ये इंक्लाइन है और ये कोई बॉडी है जो स्लाइड कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, तो ये जो बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड कर रही है, होगा क्या कि फ्रिक्शन फोर्स सबसे पहले चीज़ पिक्चर में आती ही तब है जब आपकी जो सरफेसेस हैं वो इस तरीके की होती हैं। ठीक है, ये है लोअर सरफेस, ये है अपर सरफेस जो मूव कर रही है। तो दोनों फोर्सेस के जब क्रेस्ट और ट्रफ, दोनों सरफेसेस के जब क्रेस्ट और ट्रफ आपस में इंटरेक्ट करके मोशन में आते हैं, देन दिस फोर्स कम्स इनटू पिक्चर। ठीक, तो ऐसी फोर्स जिसके लिए कॉन्टैक्ट नेसेसरी है, दैट फोर्स अकाउंट्स टू कॉन्टैक्ट फोर्स एंड दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। अब हम बात कर रहे हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। तो जैसे कि अगर हम 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमने चैप्टर पढ़ा था ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ग्रेविटेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि ये जो फोर्स है आपकी ग्रेविटेशनल अर्थ की या कोई भी ऐसी जो बॉडीज़ हैं जिनके पास मास है वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती हैं जिसकी वजह से वो हर मास वाली बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। तो क्या होगा कि आपकी कोई भी दो मास वाली बॉडीज़ होनी चाहिए, M1 और M2, वो एक सेपरेशन अगर R के ऊपर है तो ये मास इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा और ये मास इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो फोर्स यहाँ काम कर रही है ये दोनों बॉडीज के बिना आपस में कांटेक्ट होने की वजह से यहाँ पर ये फोर्स काम कर रही है, हेंस इट रिजल्ट्स इनटू नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, तो हम इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम ले, आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का हम लोग इसमें नाम ले जो कि दो चार्जेस के बीच में काम करती है, या हम यहाँ पर नाम ले मैग्नेटिक फोर्स का। ये सारी की सारी फोर्सेस जो हैं ये सारी हैं आपकी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। फ्रिक्शन फोर्स जो है वो है आपकी कॉन्टैक्ट फोर्स। नाउ ये तो हमारा डिवीजन हुआ ऑन द बेसिस कि भाई आपकी जो फोर्सेस हैं उनके बीच में अगर काम करने वाली हैं तो कॉन्टैक्ट होगा या नहीं होगा, और कौन सी फोर्सेस हैं जो हमारे पिक्चर में आएंगी या जब हम फोर्स की बात करेंगे उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहली फोर्स जो हमारे पास आने वाली है वो है आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स।
ठीक है। दूसरी आपकी जो फोर्स यहाँ पर काम करने वाली है ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तीसरी जो फोर्स हमारी यहाँ पर हम लेंगे अभी अकाउंट में, जिसकी हम लोग बात करेंगे, स्यूडो फोर्स, ठीक है। ये कुछ फोर्सेस हैं, जब हम 11th या 12th वाला पार्ट पढ़ते हैं तो हमारे यहाँ पिक्चर में काम करती हैं, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या स्यूडो फोर्स की हम लोग जब बात करते हैं तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल कंसिडर कर रही हूँ कि सपोज हमारे पास ये कोई एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियाई है r, और आपकी जो बॉडी है वो मूव कर रही है अलॉन्ग दी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो अगर कोई भी बॉडी इस सर्कमफ्रेंस के अलॉन्ग मूव कर रही है तो जितना मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स उसको इस ट्रैक पर रहने के लिए चाहिए होगा, दैट अकाउंट्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि वो फोर्स जो हमेशा अराउंड, जो आपके सेंटर के अलॉन्ग जो काम करता रहेगा, ठीक है ना, कोशिश करेगा कि आपकी बॉडी ट्रैक पे रहे और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल काम करे, दैट फोर्स अकाउंट्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। लेकिन हमेशा एक कंडीशन क्या बनी रहेगी कि हम अगर एक सिंपल एग्जांपल भी हम लोग लेके देखें कि एक थ्रेड लें और थ्रेड के एंड में एक स्टोन, पत्थर बांध दें और उसको ऐसे सर्कल में घुमाएं, ठीक है। तो ये जो हम मोशन करेंगे, जैसे ही हम धागे को छोड़ेंगे वो स्टोन जो है वो इस पाथ को छोड़ के, सर्कुलर पाथ को क्या करेगा, रिट्रैक्ट बैक कर जाएगा, छोड़ के इसको चला जाएगा। तो वो फोर्स जो इसको सर्कुलर पाथ से लेकर के कहीं और चले जाए, दैट अकाउंट्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो एक फोर्स जो आपके इस रेडियल लाइन के अलॉन्ग काम कर रही है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल इज सेंट्रीपिटल, लेकिन जो इस रेडियल लाइन के आउटवर्ड डायरेक्शन में काम करे, दैट अकाउंट्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नाउ व्हाट इज दिस स्यूडो फोर्स? हम लोग जब बात करते हैं फोर्सेस की, या पिक्चर में हम जब कभी भी किसी बॉडी की बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, तो हमारे पास क्या होता है, सारी की सारी फोर्सेस जो हैं वो हमेशा जो है पेयर में काम करती हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ काम कर रही है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ काम करेगी, ठीक है। क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पर एक्शन हुआ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, रिएक्शन हुआ आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें एक फोर्स को एज्यूम करना पड़ा। सेंट्रीपिटल फोर्स की तो वैल्यू हमें मालूम है, that accounts to mv square by r, but till now we don't know the value for the centrifugal force. We assume this thing कि अगर हमें इस सर्कुलर पाथ में रहना है तो हमें इतना अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए, और अगर हम इस सर्कुलर पाथ में नहीं रहेंगे तो हमारा इतना अमाउंट ऑफ फोर्स जो है वो जस्ट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो सारे की सारी बॉडीज हैं वो हमेशा जो उनके ऊपर फोर्सेज एक्ट करती हैं वो हमेशा पेयर में काम करती हैं। कैसे? जैसे हमने एज्यूम किया प्लेन सर्फेस से अगेन एक ब्लॉक इसके ऊपर रखा हुआ है, तो जो इसका वेट है वो हमेशा काम करता है वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में, ठीक है। इस सरफेस की वजह से एक रिएक्शन फोर्स है जो किधर काम करती है, इसकी अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसको हम रिएक्शन फोर्स भी बोलते हैं या फिर नॉर्मल फोर्स भी बोलते हैं। तो स्यूडो फोर्स बोलने का मतलब होता है कोई भी ऐसी फोर्स जो एक्चुअली में हमने एज्यूम करी है, एक्चुअली में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज वन विच इज सेड टू बी अ स्यूडो फोर्स। हमने एज्यूम करा है ऐसा कि ऐसी एक फोर्स काम करती है, जस्ट टू जस्टिफाई द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि फोर्स की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हमें कौन कौन से फॉर्मूले हैं और किस तरीके से वो काम करते हैं, ठीक है। तो फोर्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फोर्स इज डिफाइंड एज F इक्वल्स टू ma, ठीक है। फोर्स इज डिफाइंड एज द पुश और पुल विद विच अ बॉडी चेंजेस और ट्राइज टू चेंज इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट और मोशन। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगी, मोशन में है तो रेस्ट में आ जाएगी, ठीक है जी। अगर ऐसी कोई भी फोर्स काम करती है तो दैट अकाउंट्स टू योर फोर्स, ठीक है। अब फोर्स का बाय डेफिनेशन जो उसका फॉर्मूला है वो क्या होता है, ठीक है। क्योंकि फोर्स की वजह से बॉडी आपकी मोशन में आ रही है या रुक जा रही है, थिंग इज के बॉडी इज इन मोशन, ठीक है। अब वो भले ही आपका एक्सेलरेटेड मोशन है या फिर रिटार्डेड मोशन है, तो अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन जो F है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के, ठीक है ना। जो डेफिनेशन वाइज अगर मैं बात करूं तो आपके पास फोर्स की जो डेफिनेशन होती है वो है कि फोर्स इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, ठीक है। तो दो टर्म आ गई यहाँ पर, फोर्स और लीनियर मोमेंटम है। तो जो लीनियर मोमेंटम टर्म है P, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज
formed from m and v, where m is the mass of the body and v is the velocity of the body. तो अगर किसी भी बॉडी की या किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी v है तो उसके अंदर मोशन की वजह से इतना टाइम, इतना अमाउंट ऑफ मोमेंटम क्रिएट हो जाएगा जिसकी वजह से वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है या जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है वो उस डायरेक्शन में उसी वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा. ठीक है, तो P इक्वल्स टू mv. अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला है dp/dt, ठीक है, तो F यहाँ पर, क्योंकि P हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑब्वियसली फोर्स भी कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर. ठीक है, लेकिन जैसे कि हमने अभी कहा कि P इज इक्वल्स टू व्हाट, mv, और d/dt अगर हम कहीं पर भी लिखते हैं तो दैट अकाउंट्स टू डिफरेंशिएशन. तो यहाँ पर अगर इस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ से इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं d/dt ऑफ mv. ठीक है ना, और हम जानते हैं कि d/dt का मतलब होता है डिफरेंशिएशन लीनियर मोमेंटम का, और p क्योंकि mv के बराबर है तो डिफरेंशिएशन किसका, m और v का. अब मास और वेलोसिटी इसमें दोनों हो गई प्रोडक्ट टर्म में, तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग. ठीक है, जो प्रोडक्ट रूल है वो क्या बोलता है कि d/dt ऑफ mv मतलब फर्स्ट प्रोडक्ट ऐसे ही सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड टर्म ऐसे ही फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन. तो यहाँ जो हमने लिखा F इज प्रोपोर्शनल टू m dv/dt प्लस v dm/dt, दिस रिजल्ट्स इन टू फॉर्मूले. ठीक है, कौन कौन सा फॉर्मूला है कि या तो आपका फॉर्मूला जो काम करेगा वो काम करेगा m dv/dt, ठीक है, या फिर जो आपका फॉर्मूला है वो काम करेगा v dm/dt. ठीक है, अब हम 11th की अगर बात करते हैं तो हमने वहाँ पर एक केस पढ़ा था रॉकेट प्रोपल्शन. ठीक है, तो अगर रॉकेट प्रोपल्शन की हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पर जो आपका केस काम करता है वो ये सेकेंड वाला केस काम करता है जो कहता है कि फोर्स जो है वो किसके बराबर होगा, v dm/dt के. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑल दीज रिलेशन अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट्स की बात करते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने की वजह से F जो है वो इक्वल्स टू आ जाएगा k dp/dt के, एंड इन SI टर्म्स k वैल्यू इज 1. सो दिस अकाउंट्स टू कि जो फोर्स का फॉर्मूला है वो होगा dp/dt. ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला कितना होगा, dp/dt. तो जहाँ पर भी हमने प्रोपोर्शनल का साइन आया है वहाँ पर क्या साइन आ जाएगा, इक्वल्स टू, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, SI यूनिट्स की हम लोग बात कर रहे हैं. तो हमारे पास ये जो दो रिलेशन आए अब वो क्या गवर्न करते हैं या वो क्या बताते हैं. तो पहला फॉर्मूला जो हमारे पास आया वो है F इक्वल्स टू m dv/dt प्लस v dm/dt. ठीक है, अब देखिए दो सिनेरियो है यहाँ पे. केस 1 है जब हम लोग बात कर रहे हैं किसी भी बॉडी की जो अर्थ के ऊपर है और वो मोशन में है. ठीक है, अगर कोई भी बॉडी अर्थ पे है और मोशन में है तो सिग्निफिकेंट चेंज इन मास ऑफ द बॉडी इज ऑलमोस्ट जीरो. तो हम मान के चलते हैं कि अर्थ के ऊपर अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो उसके मास के अंदर ऐसे कोई चेंज नहीं होता है. ठीक है ना, कैसे है ये कि अगर हम घर से बाइक लेकर के कहीं पर भी गए, मार्केट तक गए, तो बाइक के अंदर या हमारे अंदर कोई मास का चेंज नहीं होगा. द चेंज विल बी ओनली ऑफ वेलोसिटी ओनली. तो अगर हम ऐसे चीज़ कंसिडर करते हैं तो इस फोर्स के फॉर्मूले में से जो हमारे लिए काम में वैल्यू आएगी दैट विल बी दिस मच ओनली, m dv/dt. ठीक है ना, और यहाँ जो dv/dt है दैट रिलेशन दैट अमाउंट्स टू ma, एंड हेंस वी गेट द रिलेशन कि F इज इक्वल्स टू व्हाट, ma. ठीक है, कि फोर्स जो होता है वो बॉडी के मास का और बॉडी के अंदर जितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है. अब आता है यहीं पर सेकंड केस. सेकंड केस क्या बोलता है कि ठीक है ये बात तो आपकी सही है, लेकिन ये जो सेकंड केस है फिर क्या गवर्न कर रहा है, ये सेकंड केस गवर्न कर रहा है v dm/dt कि अगर आपकी बॉडी की वेलोसिटी तो रहे वही लेकिन बॉडी का मास जो है वो साइमल्टेनियसली चेंज हो जाए. कैसे हो जाए कि जैसे कि हम लोग बात करते हैं रॉकेट प्रोपल्शन की. रॉकेट प्रोपल्शन में हम लोग क्या एज्यूम करके चलते हैं, मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख रही हूँ ताकि आप रिलेट कर पाएँ उसको. ठीक है, F इक्वल्स टू वहाँ पर आता है फॉर्मूला -u dm/dt. ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये होता है थ्रस्ट ऑन द बॉडी. ठीक है, थ्रस्ट क्या होता है कि अगर हमारे पास ये कोई रॉकेट है, इसके अंदर अगर भरा हुआ है फ्यूल, ठीक है,
तो क्या होगा, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, मतलब अगर यहाँ पर टाइम t था और यहाँ पर टाइम हो गया t + 2t, ठीक है, तो आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम जैसे ये टाइम इंक्रीज होगा, जो उसके अंदर फ्यूल का अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज, यानी कि फ्यूल का जो मास है वो डिक्रीज होगा। और जिस अमाउंट से आपका फ्यूल का अमाउंट डिक्रीज होगा, जस्ट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा जो उसको थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। तो फ्यूल की एग्जॉस्ट गैसेस जो हैं वो फोर्स लगाएंगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से इसको अप थ्रस्ट मिलेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड हेंस द रॉकेट विल प्रोपेगेट इन द टुवर्ड्स द वैक्यूम, या स्पेस के अंदर वो चला जाएगा। ठीक है, तो जो सेकेंड वाला हमारा सिनेरियो है वो सिर्फ ऐसे केस के लिए काम करेगा जहां पर आपका मास जो है वो टाइम के साथ चेंज कर रहा है, और वो स्पेसिफिकली 11th में हमने सिर्फ एक ही पार्ट में पढ़ा है, वो पढ़ा है हमने रॉकेट प्रोपल्शन के अंदर। ठीक है, तो ये है डिफरेंशियल मास का केस, ये है आपका डिफरेंशियल वेलोसिटी का केस। ये है हमारा प्राइमरीली फॉर्मूला जो हम लोग यूज करने वाले हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, अब हमारे पास फोर्स की क्या क्या वैल्यूज़ होंगी, क्या क्या उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होंगी, क्या क्या उनकी यूनिट्स होंगी, उन सब की हम लोग बात करते हैं। तो जैसे कि हमने कहा अभी F = है ma, ठीक है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास जो है वो हम लोग देखते हैं kg में, एक्सेलरेशन हम लोग देते हैं मीटर/सेकंड स्क्वायर में। तो ये जो kg मीटर/सेकंड स्क्वायर है, दिस टोटल वैल्यू अमाउंट्स टू न्यूटन। ठीक है, और न्यूटन जो आपके पास वैल्यू है दैट इज इन SI सिस्टम। अगर यही मास हम लोग किलोग्राम में ना लेके ग्राम में ले, डिस्टेंस को हम सेंटीमीटर में ले, और ये आपके पास टाइम सेकेंड स्क्वायर ही रहे, तो दिस अमाउंट्स टू डाइन। और डाइन बोलने का मतलब है CGS सिस्टम। ठीक है, तो न्यूटन हो गया SI सिस्टम के अंदर फोर्स की यूनिट, डाइन हो गई CGS सिस्टम के अंदर फोर्स की यूनिट। न्यूटन और डाइन SI सिस्टम के अंदर जो रिलेशन है वो होता है 1 न्यूटन = 10⁵ डाइन। हर लाइन से क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, हर लाइन से। ठीक है ना, पहले क्वेश्चन आता था न्यूटन SI यूनिट क्या है फोर्स की, लेकिन अभी कुछ एग्जामिनेशन के अंदर kg मीटर/सेकंड स्क्वायर करके भी क्वेश्चन आया है। ठीक है ना, कि इनमें से फोर्स की कौन कौन सी यूनिट है। नाउ इफ समहाउ द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड लाइक कि अमंग दीज व्हिच आर द यूनिट्स ऑफ फोर्स, तो दीज ऑल आर द यूनिट्स ऑफ फोर्स, बट इफ द क्वेश्चन इज कि अमंग दीज व्हिच इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स, देन न्यूटन इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है ना, तो रीड बिटवीन द लाइंस, हमेशा ये ध्यान रखना है आपको कि क्वेश्चन करते हुए आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ें। ठीक है ना, पढ़ने के बाद आपका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास यूनिट्स हैं, ये तो SI और CGS है, ऐसे ही हमारे पास फोर्स की ग्रेविटेशनल यूनिट भी होती है, ग्रेविटेशनल यूनिट। ठीक है, ऑफ फोर्स, इसके ऊपर भी आजकल बहुत क्वेश्चन आ रहा है। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स है KGF, किलोग्राम फोर्स। ठीक है ना, किलोग्राम फोर्स बोलने का मतलब है कि आपके पास अगर हम बात करते हैं 1 kg फोर्स की, तो ये बराबर होती है 9.8 न्यूटन के। मतलब क्या है कि अगर हम 1 न्यूटन को डिस्क्राइब करना चाहें, ठीक है ना, तो 1 न्यूटन को डिस्क्राइब करने का मतलब है कि 1 kg मास वाली बॉडी के अंदर 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन अगर प्रोड्यूस हुआ तो दैट अमाउंट्स टू 1 न्यूटन फोर्स। लेकिन यहाँ पर 9.8 या 1 kgf बोलने का क्या मतलब है कि आपकी बॉडी का मास 1 ही है, ठीक है ना, 1 kgf। ठीक है ना, लेकिन ये जो फोर्स उसके अंदर काम कर रहा है, ये काम कर रहा है अंडर द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी। ठीक है ना, तो यहाँ पर F = ma जो फॉर्मूला काम कर रहा था, इस केस के लिए वो फॉर्मूला है F = mg। तो यहाँ पर जो ग्रेविटी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होगी दैट अमाउंट्स टू 9.8 न्यूटन। ठीक है, 9.8 वैल्यू जी वाली ली है, न्यूटन वैल्यू से ली है, क्योंकि जी की जो वैल्यू है वो भी होगी मीटर/सेकंड स्क्वायर में, मास तो ऑलरेडी केजी में है ही, तो दिस टोटल अमाउंट्स टू 9.8 न्यूटन। तो जो 1 kgf वैल्यू है दैट अमाउंट्स टू 9.8 न्यूटन। ठीक है, होपफुली दिस पार्ट इज क्लियर टू यू, है ना, समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, इस वीडियो को एक बार आप दोबारा से देखिएगा, आपको फिर से सारी पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी। अब ये जो हमारे पास फॉर्मूला है F = mdv/dt, ये क्या गवर्न कर रहा है, ये क्या बताना चाह रहा है। ठीक है ना, तो ये बताना चाह रहा है, क्योंकि ये जो रिलेशन है हमारे पास आया कहाँ से, क्योंकि हमने कहा कि फोर्स आपकी प्रोपोर्शनल है dp/dt के, और हमने कहा कि जो p टर्म है हमारे पास वो है मास इनटू वेलोसिटी।
ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म हमने इसको लिया। यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है कि कभी भी बॉडी का मास तो जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है ना। बॉडी की जो वेलोसिटी है दैट कैन चेंज, ठीक। तो यहाँ पर अगर इस रिलेशन को हम लोग देखते हैं तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास दो फॉर्मूले आए हैं वो क्या गवर्न कर रहे हैं, तो ये गवर्न करते हैं बोथ न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी, न्यूटन का सेकेंड लॉ भी, और ये हमें बताते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ भी, ठीक है ना। कैसे बताते हैं, यहाँ पर ये टोटल वैल्यू जो हम लोग लिख रहे हैं दिस इज नथिंग बट दिस इज एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है ना, सबसे पहली चीज, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स बोला तो मतलब अगर प्लेन सरफेस के ऊपर कोई भी बॉडी रखी हुई है तो इतना अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया तब आपकी बॉडी ए पॉइंट से मूव करके गई बी पॉइंट तक, ठीक है। तो ये जो F प्रोपोर्शनल टू डी बाई डी टी ऑफ एम वी है, ये क्या गवर्न कर रहा है, ये गवर्न कर रहा है या तो ये चीज़ ये है या फिर ये चीज़ है ये डी एम बाई डी टी, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी साइन जैसे कि मैंने अभी आपको डिस्कस किया, ठीक है ना, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन सिर्फ क्या है आपका एसआई सिस्टम की जब हम लोग बात करेंगे तो एसआई सिस्टम के अंदर इसको हम वन वैल्यू लेने की वजह से इसको हटा करके क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू भी लिख सकते हैं। तो एफ एक्सटर्नल हो गया इतना अमाउंट, ठीक। इन सारे ही केसेस में आप देखें क्योंकि ये तो स्पेसिफिक केस रॉकेट प्रपल्शन में हमारा काम करने वाला है। अब इस फॉर्मूले को आप देखें, ये फॉर्मूला क्या गवर्न कर रहा है, ये गवर्न कर रहा है डीवी बाई डी टी एक्सीलरेशन टर्म। तो हम इसी को लिख सकते हैं v2 माइनस वी1 बाई t2 माइनस t1। और अगर हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि हमारी बॉडी यहाँ थी t इक्वल्स टू 0 टाइम पे और t इक्वल्स टू t टाइम पर वो b पॉइंट के ऊपर पहुँच गई, यहाँ उसकी वेलोसिटी थी v1 और यहाँ उसकी वेलोसिटी हो गई v2। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला है यही आपका रिजॉल्व हो जाएगा और वो बन जाएगा m v2 माइनस वी1 बाय टी, ठीक है ना, क्योंकि t माइनस 0 है तो ये चीज़ हो जाएगी। अब ये जो v2 माइनस वी1 बाय टी है ये क्या गवर्न कर रहा है, यहाँ पर देखिए तीन सिनेरियो हो सकते हैं, या तो v2 v1 से बड़ा हो जाए या v2 v1 से छोटा हो जाए या v2 v1 के बराबर हो जाए, ठीक है। तो अगर आपका v2 v1 से बड़ा होगा तो फोर्स आ जाएगी पॉजिटिव, मतलब बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, वेलोसिटी उसकी इंक्रीज कर रही है, ठीक है ना। फोर्स कैसी हो गई उसकी पॉजिटिव, यानी कि वेलोसिटी विल इंक्रीज। लेकिन अगर v2 v1 से छोटा होगा तो ऐसे केस के लिए फोर्स जो है वो क्या हो जाएगी नेगेटिव, बॉडी की जो वेलोसिटी है वो क्या करेगी डिक्रीज। लेकिन अगर v2 v1 के बराबर हो जाए तो दैट मीन्स बॉडी जो है वो क्या कर रही है, वेलोसिटी यानी कि सेम वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रही है, यूनिफॉर्मली वो मूव कर रही है। मतलब अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है तो उसके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स का अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। क्यों, जैसे कि मैंने अभी कहा कि प्लेन सरफेस के ऊपर अगर कोई भी ये बॉडी रखी हुई है तो वेट mg करेगा डाउनवर्ड नीचे की तरफ काम और रिएक्शन फोर्स करेगा अपवर्ड। तो इस बॉडी को यूनिफॉर्मली मूव कराने के लिए आपको किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती एंड हेंस वी गेट द रिलेशन फॉर इनर्शिया जो कि आपका है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। क्या बोलता है, जो कि इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, if a body is in motion will remain in motion until and unless an external force is applied on it, ठीक है। तो अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। तो ये जो आपकी लास्ट वाली लाइन है ये यही डिस्क्राइब कर रही है कि आपकी कोई भी बॉडी को यूनिफॉर्मली सेम पाथ में मूव कराने के लिए आपको किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ हमारा ये जो पार्ट है वो होता है ख़त्म, ठीक है। होप यू लाइक द वीडियो, ठीक है ना, डू कीप वॉचिंग, ठीक है। ये जो हमारे चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। डू लाइक, share and subscribe or keep watching, keep growing and keep learning. Thank you so much.